गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का लास्ट पार्ट जो है वो करने जा रहे हैं। आज इस पार्ट में हमारा लेसन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आज जो हम इसमें टॉपिक देखने जा रहे हैं वो ये देखने जा रहे हैं कि क्या हड़प्पा समाज में शासक वर्ग का अस्तित्व था या नहीं था। एग्जिस्टेंस ऑफ अथॉरिटी एंड रूलर क्लास इन हड़प्पन कल्चर वॉज नॉट और वॉज। ठीक है, आज हम ये देखेंगे। देखो, अभी तक हमने इसके जो 4 पार्ट्स देखे हैं, हमने उसमें यही देखा है कि ये सिविलाइजेशन बहुत ही परफेक्टली जो थी वो प्लान वे से सेटल की गई थी। इसमें हर चीज़ जो थी वो बहुत ही बेहतरीन थी। यह सिविलाइजेशन एक बहुत विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। यहाँ का अगर हम व्यापार देख लें या नगर योजना देख लें, इनकी जल निकासी व्यवस्था देख लें या इनके इकोनॉमिक लाइफ को ही देख लें, तो यहाँ पर जो था वो सब कुछ बहुत ही बेहतरीन था, परफेक्ट था। तो इन सब चीज़ों को देखकर ये प्रश्न उठता है कि क्या यहाँ पर राजा थे, कि क्या यहाँ पर जो थे वो शासक थे या नहीं थे। और अगर राजा थे तो क्या यहाँ पर कोई एक राजा था या बहुत सारे शासक थे। क्या सिस्टम रहा होगा, इस बात को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। याद रखना, इस बात को लेकर इतिहासकारों को ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट को, इसकी जो लिपि है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जो भी साक्ष्य मिले हैं उनसे यही अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर कैसा शासन रहा होगा, परंतु ये सिर्फ एक अनुमान है, कंफर्म नहीं है। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब हम किस बेस पर देखते हैं कि यहाँ पर राजा थे, यहाँ पर किस प्रकार का शासन था, इसके बारे में हम इनका ये देखते हैं कि इनकी जो अर्बन प्लानिंग थी, जो इनकी नगर नियोजन था, वो बहुत ही परफेक्ट था। हम सब ने पढ़ा कि इनकी जो टाउन प्लानिंग थी वो बहुत ही उच्च कोटि की थी। नगर जो थे वो योजना से बनाए गए थे। नगरों की गलियां थी, सड़कें काफ़ी चौड़ी थी और सभी जो रोड्स थी वो एक दूसरे को 90 के एंगल पर काटती थी। लोग जो थे वो पक्की ईंटों से बने मकानों में रहते थे। ईंटों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब इक्वल थी। और शासक वर्ग के लोगों के जो मकान थे वो सीटाडल पर थे, दुर्ग पर थे, और जबकि जो साधारण लोग थे वो लोअर टाउन में रहते थे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो इनका एक लोथल शहर है, जो एकमात्र बंदरगाह थी, वहाँ पर सिर्फ इतनी जो सेटलमेंट्स हमें मिले हैं, इतने जो शहर मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, सिर्फ एक लोथल शहर ऐसा सिटी है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड था। ठीक है, 3 भागों में डिवाइड था। वैसे तो मोस्टली सारे जो सेटलमेंट्स थी, शहर थे, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थे, है ना। जैसे हमने मोहनजोदाड़ो देखा था कि वो 2 पार्ट्स में था, एक सीटाडल था और नीचे वाला लोअर टाउन था, यानी दुर्ग और निचला शहर। लेकिन लोथल जो था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था। वो कौन से पार्ट्स थे? वहाँ पर सीटाडल भी था, लोअर टाउन भी था, लेकिन बीच में एक मिडिल टाउन भी था। ठीक है, 3 पार्ट्स। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ ऐसी कौन से सेटलमेंट थी हड़प्पा में जो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, या ऐसा कौन सा शहर था, कौन सा नगर था जो कि एक बंदरगाह नगर था। तो आपने याद रखना है कि वो लोथल था। ठीक है, तो ये हमें जो है पता चलता है कि इनका सब कुछ जो था वो बड़े प्लान्ड वे से था। अगर हम इनके द ग्रेट बाथ को देख लें, वो कितने अच्छे तरीके से बना हुआ था। इसके बाद अगर हम इनके जो है जल निकासी व्यवस्था यानी सैनिटरी सिस्टम को देख लें तो वो बहुत परफेक्ट था। नालियाँ जो थी पक्की बनी हुई थी, और ये एक ऐसे सेटलमेंट्स थी जिनकी जो नकल है वो आज के इंजीनियर्स भी करते हैं। मैंने पहले भी आपको किसी पार्ट में बताया था कि चंडीगढ़ शहर जो था वो इसी के नक्शों पर बनाया गया था।
ठीक है। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि इनकी जब सेटलमेंट्स इतनी परफेक्टली हैं और ये सिविलाइजेशन जो थी वो आपको बार बार मैं बता रही हूँ कि 3 कंट्रीज़ में फैली हुई थी, यानी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इंडिया। उस टाइम तो जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो थे वो हमारे देश के ही, सॉरी, पाकिस्तान हमारे देश का ही पार्ट था। तो इतने बड़े 3 देशों में फैली ये सिविलाइजेशन थी और सारे शहरों में सेटलमेंट्स, सारे सेटलमेंट्स में सारी सिटीज़ जो थे वो इतने परफेक्टली थे और सब एक जैसे बने हुए थे। तो हाउ इट विल बी पॉसिबल? तो कोई तो होगा ना जो इन सबको बनवाने का ऑर्डर देता होगा, कोई तो इट मीन्स राजा था। इसके बाद हम देखते हैं कि देश के विभिन्न पार्ट्स में जो थे वो डिस्टेंट प्लेसेस में जो थे रॉ मटेरियल के लिए इनके जो थे ट्रेडर्स को भेजा जाता था, व्यापारियों के दलों को जो था वो भेजा जाता था। अब हम देखते हैं कि इनको जैसे कि तांबा चाहिए होता था तो राजस्थान में खेतड़ी जो था वो कॉपर के लिए फेमस था। ऐसे ही अगर हम देखें कि इनको अगर गोल्ड चाहिए होता था तो वो कर्नाटका में, साउथ इंडिया में भेजा जाता था। और देश के बाहर जो थे वो ओमान, मेसोपोटामिया के साथ इनके बहुत अच्छे कमर्शियल रिलेशंस थे, व्यापारिक संबंध थे। तो अब कौन भेजता होगा? नेचुरली कोई तो अथॉरिटी थी, कोई तो था हेड इनका, जो कि ये सभी बिजनेस करने के लिए जो थे ये अभियान वगैरह भेजता था। इसके बाद हम देखते हैं कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स। अब हमें ओमान है, मेसोपोटामिया है, वहाँ पर हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो हैं कॉइन्स मिले हैं, हमें वहाँ की चीज़ें मिली हैं, यहाँ भी मिली हैं और हमारी चीज़ें वहाँ भी मिली हैं। तो इट मीन्स कोई तो था ना जो इन सबको भेजता था। तो अब हम क्या अंदाज़ा लगाएं कि अथॉरिटी थी या नहीं थी? अब इसके बारे में ना जो हमें सबूत दिए गए हैं, जो हमें साक्ष्य मिले हैं, हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर सिस्टम तो था और बहुत बढ़िया भी था। तो जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई सुविधाएं नहीं थी और उस टाइम भी इतना बेहतरीन व्यवस्था, तो कोई तो था, कोई अथॉरिटी तो थी। अब हमें इस बात को लेकर देखो, इनकी स्क्रिप्ट को तो अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। तो जो हमें खुदाइयों से चीज़ें मिली हैं, एक्सक्वेशन से जो हमें चीज़ें मिली हैं, उनसे ही हम जो है एक अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो अब हम उस खुदाई में हमें एक बहुत बड़ा महल मिला है, एक बहुत बड़ा प्रासाद मिला है, एक विशाल भवन मिला है, बहुत बड़ी बिल्डिंग मिली है। अब उसे महल की संज्ञा दे दी गई, लेकिन यहाँ पर हमें कोई आलीशान चीज़ें नहीं मिली हैं। तो अब फिर हम उसी अंधेरे में चले जाएं कि भवन तो मिला है लेकिन कोई विशाल चीज़ें नहीं मिली हैं। तो इसमें फिर हम जो हैं 50-50% हो जाते हैं कि राजा था या नहीं था। सेकेंडली हमें यहाँ पर ना एक मूर्ति मिली है, ये देखो ये मूर्ति है, ये मूर्तियाँ हमें वहाँ पर बहुत सारी मिली हैं। तो और एक जैसी मूर्ति हैं, तो ऐसा लगता है कि ये किसी राजा की मूर्ति थी जिसको इन्होंने पुरोहित राजा का जो था वो नाम दे दिया। ये देखो हमें अलग अलग एंगल से देखें तो एक ही व्यक्ति हमें दिखाई दे रहा है। तो इसको उन्होंने, हिस्टोरियंस ने, पुरोहित राजा का जो था वो नाम दे दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ऐसी इस मूर्ति को देखकर लगता है कि ये किसी राजा की मूर्ति है, क्योंकि उन्होंने ना मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता की जानकारी थी और वहाँ पर भी ऐसे ही राजा होते थे। वहाँ के वो सिस्टम से परिचित थे, क्योंकि मिस्र, इजिप्ट और मेसोपोटामिया की लैंग्वेज को तो पढ़ लिया गया है ना, तो वहाँ पर भी हमें ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं। तो वहाँ के सिस्टम से ये परिचित थे। तो उन्होंने इसी के आधार पर ये अंदाज़ा लगा लिया कि यहाँ पर भी ये जो मूर्ति है वो किसी राजा की ही मूर्ति है। तो इस आधार पर उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये यहाँ पर राजा थे। लेकिन कुछ पुरातत्वविद, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में शासक नहीं थे। वो कहते हैं कि यहाँ सबकी सिचुएशन जो थी वो सेम थी। पर ये बात हमें जो है वो ज़्यादा
ठीक नहीं लग रही है कि यहाँ पर कोई राजा था ही नहीं। हम इस बात को तो मानने को तैयार है ही नहीं, क्योंकि इतना सब कुछ सेटलमेंट इतनी बेस्ट तरीके से इस्टेब्लिश थी, हर चीज़ प्लान थी, सोच समझ कर की गई थी। तो ये कहना कि ये बिना किसी अथॉरिटी के लोगों ने अपने आप कर लिया सारी जगह, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, चाहे वो पंजाब है, चाहे अफ़गानिस्तान है, सारी जगह पर एक जैसा सिस्टम, तो इस चीज़ को तो जो है मोस्टली लोग नहीं मानते हैं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी उठता है कि मान लिया यहाँ पर राजा थे, लेकिन फिर हिस्टोरियंस को एक क्वेश्चन परेशान करता है कि यहाँ पर कोई एक राजा था या हर शहर का अपना राजा था। यानी हड़प्पा का अलग था, मोहनजोदाड़ो का अलग था, लोथल का अलग था। तो अब फिर हम यहाँ पर यही तर्क देंगे, यही लॉजिक देंगे कि यह सिविलाइजेशन 3 कंट्रीज़ में फैली हुई थी। इतने विशाल क्षेत्र में यहाँ पर ये सिविलाइजेशन जो थी वो फैली हुई थी, और इन सभी सेटलमेंट्स में एक जैसी चीज़ें मिली हैं, एक जैसी बस्तियाँ मिली हैं, एक जैसे ईंटों के आकार मिले हैं। इतनी सिमिलैरिटी तो किसी एक ही व्यक्ति के अंडर हो सकती है ना, जो कि ये ऑर्डर देता था कि यहाँ पर ऐसा बनाओ। अगर अलग अलग राजा होते तो क्या सबके व्यूज़ एक जैसे होते? नहीं होते ना। तो इट मीन्स यही लग रहा है कि कोई एक ही अथॉरिटी थी जो सबको ऑर्डर दिया करती थी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हुआ सर कनिघम सर कनिघम कौन थे? अब कनिघम कौन थे? कनिघम जो थे वो मेजर जनरल सर अलेक्जेंडर कनिघम ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे। ये एक इंजीनियर भी थे और एक आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। इन्होंने भारत में अनेक स्थानों की खुदाई करवाई थी, जिसमें सांची और सारनाथ जैसे स्थान भी थे। उन्हें भारतीय पुरातत्व अन्वेषण यानी कि इंडियन आर्कियोलॉजिक सर्वे का फादर भी माना जाता है, और ये भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी थे। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कौन सा होता है? वो डिपार्टमेंट जो पुरानी चीज़ों की खुदाइयाँ करवाता है और उनसे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो बताता है। ठीक है, तो सर कनिघम जो थे वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, और इन्होंने जो था सांची और सारनाथ जैसे स्थानों पर खुदाइयाँ भी करवाई थी। अब ये देखो, ये जो है सर कनिघम हैं। ठीक है, ये थे हमारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, और इन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे का फादर भी माना जाता है। और जो थे, इन्होंने सांची और सारनाथ जैसे स्थानों की खुदाइयाँ भी करवाई थी। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि कनिघम का कन्फ्यूज़न क्या था। अब कनिघम की हम थ्योरी देखते हैं कि उनके वर्क करने का क्या स्टाइल था। उनका ये स्टाइल था कि वो जो था रिटन सोर्सेज पर यानी लिखित स्रोतों का प्रयोग करना जो था वो ज़्यादा अच्छा समझते थे। यानी जो पुराने टाइम की बुक्स मिली हैं, इसमें स्पेशली जो चाइनीज़ पिलग्रिमेज थे, चीनी यात्रियों की जो किताबें थी, वो उनसे जो था हेल्प लेना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। यानी जो भी रिटन लिखा हुआ है उस पर उनका भरोसा ज़्यादा था। इन्हें हड़प्पा सभ्यता की जो थी वो कोई ख़ास, इन्हें कोई नॉलेज ही नहीं थी। ख़ास भी क्या कह लो, इन्हें नॉलेज ही नहीं थी, क्योंकि अभी तक उसकी खोज ही नहीं हुई थी। क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी के मिड की। 19th सेंचुरी होता है जो 1801 से 1900 के बीच का समय। अब मिड कहा है तो 1850 ले लो। तब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की कोई डिस्कवरी ही नहीं हुई थी, कोई जानता ही नहीं था। इसलिए ये जो थे वो रिटन जो सोर्सेस थे, लिखित जो विवरण थे, डिस्क्रिप्शन थे, उन पर ये इनका बिलीव ज़्यादा था। अब इनको कुछ भ्रम हो गया। अब ये कन्फ्यूज़न, ये भ्रम क्या था, इसको समझना पड़ेगा। ये कनिघम का भ्रम था कि कनिघम को जो थी वो एक मोहर मिली। ठीक है, ये कॉइन था। एक अंग्रेज़ अधिकारी को जो था ज़मीन में से ये एक मोहर मिली।
उन्होंने ये मोहर जो थी उनको कर्निघन को ला कर दी और कहा कि भाई देखो ये क्या चीज़ है। कर्निघन ने जो था उसे ध्यान से देखा और बहुत अच्छे से समझा। देखने के बाद उन्होंने क्या कहा, उन्हें जो समझ आया उन्होंने ये कहा कि ये जो मोहर है इसको उन्होंने उस टाइम से जोड़ दिया जिस टाइम के बारे में वो जानते थे। यानी कि इनके बाद जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद गंगा वैली में आर्यन सभ्यता, वैदिक सभ्यता जो थी वो इस्टेब्लिश हुई। तो उन्होंने इस मोहर को, ये वो समझ नहीं पाए कि ये सील, ये कॉइन जो है वो कितना पुराना है। उन्होंने ये अंदाज़ा लगा दिया और जो समय बताया वो समय था वैदिक काल का। बट वो ये नहीं समझ पाए कि ये मोहर जो है उस वैदिक समय से भी पहले की है। ये उनका भ्रम था। उन्होंने इसका गलत टाइम बता दिया। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास गंगा घाटी से आरंभ हुआ है। उनको पता ही नहीं था कि इससे पहले भी यहाँ पर एक सिविलाइजेशन रही थी। उन्हें तो बस गंगा घाटी का पता था, इसलिए उन्होंने कह दिया कि ये तो गंगा घाटी के टाइम की मोहर है, सील है। परंतु जब बाद में 1921 में इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई, तब पता चला कि ये मोहर जो कर्निघन को दिखाई गई थी वो तो हड़प्पन टाइम की थी। ठीक है, तो ये आपने जो है कर्निघन का भ्रम बताना है कि उनकी क्या कन्फ्यूज़न थी। ठीक है, आपने कन्फ्यूज़न आपने फिर से एक बार सुन लो। आपने ये कहना है कि उनका जो विश्वास था वो लिखित सोर्सेज़ यानी रिटन सोर्सेज़ पर ज़्यादा था। वो खुदाई से प्राप्त चीज़ों पर इतना विश्वास नहीं करते थे। उनको जब किसी एक अंग्रेज़ ने मोहर लाकर दी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की और उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने इस मोहर का संबंध जो था उस टाइम पीरियड से जोड़ दिया जो उनको पता था। उन्होंने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि ये जो मोहर है वो इससे पहले के समय की भी हो सकती है, क्योंकि किसी को सपने में भी नहीं यकीन पता था कि भारत में वैदिक समय से पहले भी कोई सिविलाइजेशन रही होगी। तो ये उनका कन्फ्यूज़न था, ये उनका भ्रम था। अब हम आगे चलते हैं कि कर्निघन के बाद जो था जो आए, ये सब मैंने आपको रिटर्न में दिया हुआ है। अगर आपको बुक में से समझ में ना आए तो यहाँ से बेटा आप लिख सकते हो। अब हम देखते हैं सर जॉन मार्शल के बारे में कि हुआ सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल कौन थे? वो भी जो थे इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे के जो थे वो डायरेक्टर जनरल थे। जैसे कर्निघन थे ऐसे वो भी डायरेक्टर जनरल थे इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे का। अब उन्होंने जो 1920 में जो लार्ज स्केल पर एक्सकवेशन करवाई थी, खुदाइयाँ करवाई थी, उस जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सेटलमेंट्स मिले थे, उसके आधार पर उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की अनाउंसमेंट की थी। तो उन्होंने ये खोज करवाई थी दयाराम साहनी और डॉक्टर राखलदास बनर्जी की लीडरशिप में, और उन्होंने 1924 में ये अनाउंसमेंट की थी कि भारत में वैदिक समय से पहले भी एक सिविलाइजेशन थी जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, और ये मेसोपोटामिया और जो थी इजिप्ट की सिविलाइजेशन की कंटेम्प्रेरी थी। यानी जिस टाइम मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता विकसित हो रही थी तब भारत में ये सिविलाइजेशन भी डेवलप हो रही थी। अब मैं आपको सर जॉन मार्शल की पिक्चर दिखा रही हूँ। ये है सर जॉन मार्शल जिन्होंने कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज करवाई थी, और सांची स्तूपा में भी इन्होंने उसको सेव करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। लेसन 4 में आपने सांची स्तूपा पढ़ा था। आने वाले टाइम में हम फिर से रिवाइज करेंगे तब आपको याद आ जाएगा। तो ये सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं कि सर जॉन मार्शल का जो था खुदाई करवाने का तरीका क्या था। अब
यानी कि ये मान लो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो लाइमलाइट में आई कैसे थी। वो ऐसा था कि 1920 में भारतीय और ब्रिटिश दोनों ही पुरातत्ववेताओं की, दोनों ही आर्कियोलॉजिस्ट की हेल्प से ये सिविलाइजेशन जो थी वो दुनिया के सामने आई। नहीं तो भारत में यही समझा जाता रहा था कि भारत में वैदिक सभ्यता जो है वो सबसे पुरानी सभ्यता है। ठीक है, तो अब क्या, कैसे इसकी खोज हुई? खोज ऐसे हुई कि 20 सेंचुरी के आरंभिक दशकों में, अब 20 सेंचुरी बोलूँ तो आप 19 से 2000 के बीच का समय लोगे। अब 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशक बोला तो यानी 1920 में जो था, या उसके बाद के समय में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे दयाराम साहनी, उन्हें हड़प्पा की कुछ कॉइन्स मिले। ये जो सील्स थी वो निश्चित रूप से बहुत पुराने टाइम से रिलेशन रख रही थी, रिलेटेड थी। अब इसके इम्पोर्टेंस को समझा जाना ज़रूरी था। एक और आर्कियोलॉजिस्ट थे राखलदास बनर्जी, उनको भी हड़प्पा जैसी ही सील मोहनजोदाड़ो से मिली। इससे ये अनुमान लगाया गया कि ये दोनों ही जो सेटलमेंट्स हैं, ये दोनों ही जो पुरास्थल हैं, वो किसी पुरानी सिविलाइजेशन के पार्ट लग रहे हैं। इन्हीं खोजों के आधार पर सन 1924 में जनरल जॉन मार्शल ने विश्व के सामने सिंधु घाटी सभ्यता की एक नई सभ्यता की खोज की इन्होंने घोषणा की थी। अब हम देखते हैं कि सर जॉन मार्शल का जो काम करने का स्टाइल था वो कैसा था, उनकी जो टेक्निक थी वो कैसी थी। अब सर जॉन मार्शल जब खुदाई करवाते थे ना, तो उसमें वो एक बहुत बड़ी गलती करते थे। वो गलती क्या थी? देखो बच्चे, सामान्य तौर पर जब भी कोई चीज़ हम खुदाई करते हैं किसी स्थान की, तो जो सबसे नीचे के स्तर पर जो चीज़ें मिलती हैं वो सबसे पुरानी मानी जाती हैं, और जो सबसे ऊपरी लेयर पे कोई चीज़ मिली है वो सबसे न्यूएस्ट मानी जाएगी, है ना? ऐसे ही होता है ना। अब आपने एक गड्ढा खोदा और उसमें पत्थर और भी कई कई चीज़ें जो थे वो डालते चले गए, तो और कई साल बीत गए और आप भूल भाल गए। आपको 50 साल बाद याद आया कि अरे उस गड्ढे में तो हमने कुछ दबाया था। जब आपने उस गड्ढे को खोदा तो ऊपरी लेयर में उसमें कई लेयर्स बन चुकी थी। जो ऊपर वाली लेयर थी उसमें जो थी लेटेस्ट चीज़ें आएंगी, और जो सबसे नीचे हैं वहाँ पर सबसे पुरानी चीज़ें मिलेंगी, है ना? ऐसे ही होता है ना। अब सर जॉन मार्शल क्या करते थे? सर जॉन मार्शल भी कनिंघम की तरह ही जो थे, उनको इन न्यू डिस्कवरीज़ का बड़ा शौक़ था, और वो डेली लाइफ के बारे में जानने के बड़े उत्सुक भी रहते थे। डेली लाइफ में उनको हड़प्पा के लोगों की डेली लाइफ के बारे में जानने में काफ़ी इंटरेस्ट था, जैसे वो कैसे रहते थे या क्या खाते थे। सर जॉन मार्शल के जो कमी थी वो ये थी कि जब वो किसी जगह की खुदाई करवाते थे तो स्तर विन्यास को पूरी तरह से अनदेखा कर देते थे। ये स्तर व्यास क्या होता है कि लेयर बाय लेयर, स्तर का मतलब होता है परत, परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत। ठीक है, ये जब किसी जगह की खुदाई करवाते थे ना, तो वो हॉरिजॉन्टल वे में करवाते थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई पिक्चर है एक्सक्वेशन की, ये देखो, ये हमें खुदाई हो रही है। ठीक है, अब देखो ये ऊपर की लेयर नीचे 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 लेयर्स बनती जा रही हैं, तो ऊपर की लेयर में हमें लेटेस्ट चीज़ें मिलेंगी, जबकि नीचे वाली लेयर्स में, परतों में, हमें पुरानी चीज़ें मिलेंगी। अब ये देखो, ये भी एक जगह की खुदाई करवाई जा रही है। ये देखो, ये मोहनजोदाड़ो में कुआं मिला है। ये देखो, ये घरों की पिक्चर है। ये देखो, यहाँ की उत्खनन कार्य जो है वो चल रहा है कि किस तरीके से ये खुदाई करवाते थे। ये खुदाई क्या करवाते थे, ये सारों की एक साथ ही खुदाई करवा देते थे। अब ऐसा होता था कि जो भी चीज़ मिलती थी उन्हें वो एक ही सेम कैटेगरीज में डिवाइड कर देते थे।
अब फॉर एग्ज़ाम्पल उन्हें 10 फुट से कोई चीज़ मिली है और एक चीज़ 50 फुट से मिली है, तो अब नेचुरली जो 10 फुट वाली चीज़ होगी वो न्यू होगी और जो 50 फुट वाली चीज़ होगी वो थोड़ी पुरानी होगी, है ना? ऐसे ही होगा ना। तो वो एक साथ खुदाई करवा देते थे और 10 साल वाली चीज़ या जो 50 साल बीत गए जिस चीज़ को, उनको जो था वो एक ही कैटेगरी में डिवाइड कर देते थे। ये जो था वो बहुत गलत ले करते थे। फिर बाद में R.E.M. व्हीलर ने 1944 में, ये व्हीलर हैं, इन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने थे। उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि एक समान जो क्षैतिज इकाइयाँ हैं उसकी खुदाई ना करके टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करें। ठीक है, उन्होंने कहा कि क्षैतिज इकाइयाँ यानी कि हॉरिजॉन्टल नहीं करनी चाहिए बल्कि वर्टिकल करनी चाहिए। तो लेयर बाय लेयर करनी चाहिए, यानी पहले मान लो गड्ढा खोदा तो उसकी जो ऊपर की लेयर है पहले उसकी खुदाई करवाई, फिर उसके नीचे की, फिर उसके नीचे की। तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, ये स्केलिंग से करते हैं, इनके पास स्केल होते हैं बड़े बड़े, और उन स्केल के बेस पर पहले वो थोड़ी सी परत की खुदाई करवाएंगे, फिर उसके बाद सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, फिर फोर्थ लेयर। इस तरीके से ये जो थे खुदाई करवाया करते थे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इसके साथ ही जो है हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया। अगर किसी स्टूडेंट को बेटा कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। एंड बाय, टेक केयर।